वेलकम फ्रेंड, युक्ति आई इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज 15 अगस्त की हार्दिक बधाई। आज हम लोग अमृत उत्सव मना रहे हैं, तो इस बेला पर आप सभी लोगों का दिल से अभिनंदन। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है, क्या खास आज के न्यूज़पेपर में है, तो उस पर हम लोग उसके मेन पार्ट, सब पार्ट सभी पर विचार विमर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक्टोरियल पर विशेष चर्चा करते हुए हम लोग अंतिम रूप देंगे इस आज के न्यूज़पेपर को। आज आप लोग के लिए एमएसपी से संबंधित बहुत सा महत्वपूर्ण डाटा है, तो आप लोग ज़रूर अंत तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नए हमारे हैं। अब पुराने अभी तक जो नहीं किए हैं, केवल वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए, वो भी उनसे भी आग्रह है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और जो पुराने और नए दोनों लिसनर और व्यूअर है, चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि और भी हम लोगों से जुड़ सके और इम्प्रूवमेंट के साथ, नए नए सुझावों के साथ हम लोग और भी अपने आप को उन्नत बना सकें। इसके साथ युक्ति आईएएस पर आप लोग ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर है और वहाँ पर बहुत से टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, यूपीएससी, पीसीएस, साथ ही जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों मॉड्यूल में अवेलेबल है। तो आप लोग ज़रूर जाके विजिट करके देखिए क्या आप लोग के लिए स्पेशल है। बिना आप लोग उस प्लेटफॉर्म पर पहुँचे उसे नहीं समझ पाइए युक्ति आप लोग के लिए क्या लेकर आया है। साथ ही साथ वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in को विज़िट कीजिए। इसे गूगल पर सर्च कीजिएगा, हम लोगों को वहाँ पर पाइएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल से ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस जो दैनिक जागरण का पीडीएफ है, अंडरलाइन पीडीएफ है, आप लोगों को वहीं प्राप्त होगा। तो न्यूज़ से रिलेटेड कुछ भी होगा अपडेट, जैसे स्लाइड हो सकता है, लिंक हो सकता है या मैप हो सकता है, तो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो सकता है। तो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिए रहते हैं या कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पर आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ पर सारे जगह आपको लिंक अवेलेबल है। जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ना चाहते हैं, जिस भी, या यूट्यूब से आप जुड़ना चाहते हैं या ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं या टेलीग्राम चैनल, जो व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी चीज़ का लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग अब वहाँ पर हमारे विभिन्न माध्यमों पर जुड़ सकते हैं। देखिए, आज का न्यूज़ जो है पेपर बहुत खास है। खास इसलिए है कि पहले तो अमृत उत्सव मना रहे, उससे बहुत सी चीज़ें हैं। दूसरी कि इतना जो पीटी फैक्ट है, डाटा है, आज जितना डाटा कलेक्ट किया गया है पेपर में, शायद ही कभी फिर दोबारा आए। अगले साल अमृत उत्सव जो हम नेक्स्ट मनाएंगे अगला 15 अगस्त, तो उसमें भी डाटा आ सकता है रिलेटेड, पर पिछले 75 साल का डाटा आपको यहाँ अवेलेबल कराया गया है। तो इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट आज न्यूज़पेपर है। अगर आज का न्यूज़पेपर आप लोग खरीद लें, इसका हार्ड कॉपी अगर रख ले आप लोग, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि ये डाटा जो है ना आप लोग एग्ज़ाम में आने वाले समयों में यूज़ कर सके। और इसका पीडीएफ अगर मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ, उसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। मैं पहले कभी नहीं बोलता कि नोट डाउन सारे को कीजिए, पर जितने अंडरलाइन किए रहेंगे, टिक किए हुए हैं न्यूज़ को, उसको ज़रूर आज नोट डाउन कीजिएगा। तो पहले हम लोग चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहले तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा एक बातें की गई, इस कोटेशन को ज़रूर याद रखिएगा। शायद ये मेंस के एस्से में आप लोग को पूछ सकता है, क्योंकि इस प्रकार से चीज़ें आप लोग को डायरेक्ट यूपीएससी प्रश्न भी पूछी भी है बहुत बार। कोटेशन को ही आधार बना के एस्से में पूछती है, या तो पॉलिटी के सेक्शन में पूछ सकती है, एथिक्स के पेपर में पूछ सकती है। जहाँ कोरिलेट होता है वहाँ पर यूपीएससी क्वेश्चन क्रिएट करती है। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एकता को पोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि एकीकृत राष्ट्र ही प्रगतिशील राष्ट्र है और राष्ट्र निर्माण के साथ हमारे युवाओं की भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करने के लिए सुनहरा अवसर है।
तो यहाँ पर अंतर संबंध को स्थापित करने की बात प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है, सभी के साथ अंतर संबंध स्थापित करना। तो प्रश्न यहाँ से आपको ऐसे में पूछा जा सकता है या मेंस के किसी भी पार्ट में, कोटेशन के पार्ट में पूछा जा सकता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आप लोगों को बात की गई है, तो इसे आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पर अंडरलाइन सभी को टिक कर दिया, जैसी जो व्यवस्थाएं की गई है आप लोग जरूर उसे देख लीजिएगा। ऐसे जूम आउट मैं करता हूँ। कुछ देखिए बातें हैं, विद्वान लोगों की बातें हैं भारत के संदर्भ में, भारत क्यों खास है, उसे ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा, याद इसे, क्योंकि ये इसका एग्जाम्पल आपको जगह जगह पर आप लोग यूज़ कर सकते हैं आंसर, जहाँ भी प्रश्न इससे रिलेटेड होंगे। जैसे आइंस्टीन ने यह बात बोली थी, भारतीयों ने हमको गणना करना सिखाया, इसके बिना कोई भी वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती है। जो विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक हो वो भारत के संदर्भ में ऐसी बातें करता है, तो इसकी भारत की विरासत किस रूप से विकसित रही है, समृद्ध रही है, इसके बारे में झलक दिखने को मिलती है। मैक्स मुलर के बारे में कौन नहीं जानता है, जो भारतीय इतिहास पढ़ा है, जीएस के पार्ट में ब्रिटिश संशोधन जो हुए हैं मैक्स मुलर के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, तो उसने ये बात मानी है कि यदि पूरे विश्व में किसी एक ऐसे देश को खोजा जाए समृद्ध, शक्ति और सौंदर्य से भरपूर हो, जिसकी धरती पर स्वर्ग कहा जा सकता हो, तो ऐसे में भारत की ओर मैं इशारा करूंगा। देखिए, वो खुद इंग्लैंड का वासी था और इंग्लैंड का यह विद्वान था, फिर भी इसने ऐसा जो वक्तव्य देता है उस दौरान वो भारत की ओर इशारा करता है। तो ये एक बहुत ही विरासत, समृद्ध विरासत की और भारत को स्थापित करने की बात है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कोटेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। मार्क ट्वेन जो अमेरिकी लेखक है, उनका ये मानना है कि भारत मानव जाति के उद्गम स्थल है, इतिहास की जननी है और मानव जाति के सबसे मूल्यवान और निर्णायक तत्वों का खजाना भारत में ही है। तो ये सब कोटेशन जो है आप लोग यूज़ बेहतर तरीके से अपने आंसर राइटिंग में, जहाँ भी आप लोग को लगे, आवश्यकता लगे कोटेशन को यूज़ किया जा सकता है, वहाँ पर यूज़ ज़रूर कीजिएगा, आपका आंसर राइटिंग उन्नत होता है। साथ ही अमेरिकी विद्वान जो है बिल डुरांट, यह भी बहुत जाने माने सिविलाइजेशन के प्रवक्ता रहे हैं। तो स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन नामक एक बुक इनकी आई थी, उसमें इनके द्वारा कहा गया था भारत मानवता की जन्मभूमि है और संस्कृत इंडो आर्य भाषाओं की जननी है। याद रखिएगा, संस्कृत को इंडो आर्य भाषा की जननी बोलता है। भारत माता कई मायनों हम सबकी माँ है। भारत का ये व्यक्ति नहीं है, फिर भी इसने भारत माता के संदर्भ में यह बातें की। हमारे भावनात्मक जो संबंध है देश से, उसके संदर्भ में ये बात कही गई थी। साथ ही देखिए, हमारे वेदों में हमने सर्जरी, औषधि, संगीत और भवन निर्माण के विषय के व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किए हैं। वे जीवन के सभी क्षेत्रों मसलन संस्कृति, धर्म, विज्ञान, नैतिकता, कानून और ब्रह्मांड की इंसाइक्लोपीडिया है। विलियम जेम्स जो अमेरिकी विद्वान थे, उनके द्वारा यह बात किया गया, जो भारतीय ग्रंथ है वो खुद में एक ब्रह्मांड का इंसाइक्लोपीडिया है। जो हम लोग गूगल में इंसाइक्लोपीडिया को हम लोग देखते हैं, वो जो विस्तृत रूप से सारी चीज़ों को संग्रहित किया गया है, वो हमारे वेद जो है वो उसके बराबर है, जहाँ पर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त की जा सकती है, हर क्षेत्र से ज्ञान प्राप्त की जा सकती है। तो यह देखिए, जैसे आपको हमारे विरासत के संदर्भ में कुछ बातें की जानी हो तो इन विद्वानों का कोटेशन जरूर यूज कीजिएगा। साथ ही में देखिए, जो हमारे राजनीतिक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके द्वारा भी कुछ कोटेशन दिए गए जो बार बार एग्जाम में आप लोग को पूछे जाते हैं, और ये हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके। जैसे भगत सिंह का जो है सरफरोश, जो उनके द्वारा यह बोला, उन्हें वक्त यह फिक्र है कि हमदर्द है नई तर्ज की जफा क्या है, अपने भाई को जब लेटर लिखे थे उसमें यह चर्चा की थी। साथ में सुभाष चंद्र के कई कोटेशन है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर है उनके भी कई कोटेशन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मूल कहने का अर्थ यह है कि इन सब कोटेशनों को आप लोग यूज़ कीजिएगा, स्टेटमेंट को यूज़ कीजिएगा एग्ज़ाम में, ताकि आप लोग का आंसर इम्प्रूव हो। कुछ आंकड़ा है उसे याद रखिए, कुछ महत्वपूर्ण अहम पड़ाव है भारत के,
और ये एग्ज़ाम में बार बार आप लोगों को पीटी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे 1857 की क्रांति, 1929 में जो अखिल भारतीय पूर्ण स्वराज मनाया गया, 26 जनवरी का कॉन्सेप्ट वहीं से डेवलप हुआ, तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। फिर 1946 में जो फरवरी 1947 की घोषणा जो की गई थी कि प्रधानमंत्री जो एटली के द्वारा वो 48 जून 48 तक भारत छोड़ देगा, तो यह महत्वपूर्ण वर्ष था। तो यह भी आपको बार बार एग्जाम में पूछने को मिलता है। 47 तो वस्तु तो हम लोग जानते ही, तो 18 जुलाई 1947 को मुहर लगी थी। तो इसके संदर्भ में सारे डेट को याद रखिएगा। 562 रियासतें जो आज़ादी के समय विभिन्न प्रांतों में विभक्त थी, जिसका हम लोग विलय हुआ हमारे, और विश्व का सबसे बड़ा विलयीकरण इस समय हुआ था। तो ये भी आप लोग को फैक्ट याद रखना है। तो प्रश्न आपको पूछा था, और 47 का दिन कौन नहीं जानता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम में काम देगी। कुछ गुणगान उपलब्धियों का गौरव गान यहाँ पर किया गया। जैसे औसत आयु कब थी, कितनी थी? जब हम लोग आज़ाद हुए थे मात्र 40 थी, अभी 62 के आसपास है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और जब चीज़ें देखिए, प्रति व्यक्ति आय कितना था, 250 रुपया, वर्तमान में 1.5 लाख के आसपास है। तो हम लोग 500 गुना की वृद्धि किए। तो ये सब डाटा फैक्ट आप लोग यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, इन सब चीज़ों को आप लोग छोड़ना नहीं है, सारे चीज़ को कवर कर लेना है। जीडीपी में वृद्धि कितना लाख करोड़ का हुआ है, डॉलर के हिसाब से देखिए यह बढ़ा है, यह दर्शाया गया है। 1960 में 0.04 डॉलर था, लाख करोड़ में ध्यान रखिएगा। वर्तमान में देखिए 2022 यहाँ आते हैं तो 3.18 है, अर्थात 3 ट्रिलियन के आसपास हम लोग करीब पहुँच गए हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को डाटा फैक्ट के रूप में याद रखना है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर खाद्यान्न निर्यात, जब हम लोग आज़ादी के समय हम लोग आयात करते थे, माइनस कुल जीडीपी का 4.8% हम लोग जो है 10 लाख टन के आसपास हम लोग आयात करते थे। पर वर्तमान में 91 की स्थिति बदली और 5.9 लाख टन हम लोग अब निर्यात कर रहे हैं खाद्यान्नों का। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। किस तरह डाटा वेरी किया है, इसे आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए पहली स्थिति भारत की क्या थी। 1943 में जब अकाल आया था तो लगभग 20 से 30 लाख केवल बंगाल में ही लोग मर गए थे भूख के कारण। अब वो विभिन्न कारण रहे थे, प्रशासनिक और राजनीतिक कारण भी रहे थे उस समय, और दुर्दशा ब्रिटिशकालीन समस्या सरकार की थी। पर यह आंकड़ा है कि जब एक समय था जब जो भारत में 20 से 30 लाख केवल भूख से मर जाते थे। पर वर्तमान में जब कोरोना की स्थिति आई तो आप देख सकते 2 से 3 वर्षों की स्थिति में, 1 से 2 वर्ष तो क्रूशियल रहा, पर यह तीसरा वर्ष में हम लोग जब प्रवेश किए, एक भी मौत भूख से नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है कि खाद्यान्न संकट जो भारत में था वो उससे निपटान हुआ है, और यह विश्व के लिए एक मिसाल के रूप में कायम है, प्रस्तुत करता उदाहरण। साथ ही साथ देखिए जीडीपी कितना है। जीडीपी देखिए भारत 1950 में 265 रुपये के आसपास थी, और आज 1,50,326 रुपये। पिछले बजट की बात उसी से आंकड़ा लिया गया है अमूमन। तो ये आंकड़ा आप लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए चीज़ें हम लोग कितने दिन पहले कोई वस्तु की मांग अगर होती थी तो कितने दिनों में हम लोग कीमत क्या होती थी, खरीदने में लगने वाला समय, अर्थात कस्टमर तक कितने दिनों वो समय मिलता था, पहुंच जाता था। यह सब चीज़ें डाटा दी गई है। तो गुड का सप्लाई चेन जितना बेहतर हुआ, इससे हम लोग अगर डाटा यूज़ कहीं करना होगा तो इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसके डाटा फैक्ट के सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप लोग अपने मुताबिक जो आपका की नोट्स में है उससे ज़रूर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को दर्ज कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय में यूज़ कर लिया जाए। जैसे आपको अगर कोई ज़रूरत की सामान जैसे सोफ़ा सेट, ये सब चीज़ें यूज़ करना रहता था, पहले 2 से 2 वर्ष 4 महीने के आसपास समय लगता था। पर वर्तमान में लगभग 1.6 महीने में ही सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। अगर इस प्रकार की कोई चीज़ें हैं, जूते वूते अगर आप लोग खरीदते थे पहले 2 से 6 दिन में आसपास, अभी वर्तमान में 4 दिन में आप लोग को अवेलेबल होता है। तो कुछ चीज़ें मॉडरेट हुए हैं, कुछ चीज़ें अपडेट हुए हैं, तो ये सब चीज़ों को हम लोग कवर करते जाना है। देखिए साथ में हम लोग प्रति व्यक्ति आय में किस प्रकार से वृद्धि किस दशक में कैसे हुई, इसके संदर्भ में कुछ डाटा दिए, तो तुलनात्मक रूप से भी आप लोग इसे कवर कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को हम लोग सेंसेक्स जो है वो भी इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं। जब
1979 में सेंसेक्स हुआ था तो उस समय कितना था, 124 के आसपास, अभी लगभग 59,000 के आसपास है। तो कितनी वृद्धि हम लोग सेंसेक्स के माध्यम से किए हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग अपडेट रहना है, की नोट्स को अपडेट करना, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को चीज़ों को कवर करना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप लोग को आज दी गई है, बहुत फैक्ट है आज। साथ में हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा एक आर्टिकल आया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे वर्ष 1947 में भारत एक आदर्श राष्ट्र होगा, इनका एकदम दृढ़ संकल्प है कि जब हम लोग 100 वर्ष मना रहे होंगे आज़ादी का, तो उस समय हम लोग विश्व के एक आदर्श राष्ट्र के रूप में हम लोग केवल विकसित ही नहीं होंगे, एक आदर्श राष्ट्र भी होंगे। इनके संबंध में बहुत सी चीज़ें बातें की गई है, तो आप महत्वपूर्ण बातों को याद रखिएगा। जैसे इन्होंने जो हमारा मताधिकार दिया गया आज़ादी के साथ ही, जिसमें जाति, लिंग या आयु में भेद पर किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया गया। यह तब हुआ जब पश्चिम के कई देशों में ऐसी सार्वजनिक मताधिकार पूरी तरह लागू नहीं थे। बहुत से ऐसे देश थे जहां इस प्रकार के सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त नहीं था। तो ये भारत की उपलब्धि आज़ादी के साथ ही थी। विश्व का प्रथम ऐसा देश था जो आज़ादी के साथ ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया था। साथ ही इनका मानना है कि ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता था, क्योंकि भारत की विविधता और इनकी राजनीतिक दूरदर्शिता इतनी विकसित थी कि इस प्रकार की विकसित कदमों को इन्होंने उठाया था। ये महत्वपूर्ण इनका दृढ़ है और ऐसा है भी। साथ ही साथ इनका मानना है कि भारत संपन्न शक्तिशाली बनाने के साथ साथ कई अन्य उपकरण होंगे जिनका जिक्र इन्होंने किया भी है। साथ ही साथ भारत ने 2026 का मीटिंग हुआ था, उसमें जो भारत के प्रधानमंत्री ने जो दृढ़ संकल्प लिया 2070 तक भारत जीरो उत्सर्जन, नेट जीरो एनिमेशन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। तो ये बहुत बड़ी लक्ष्य विश्व में हम लोग दिए हैं, अपना लक्ष्य निर्धारण किए हैं कि प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है कि हम विकासशील राष्ट्र होते हुए वर्ष 2017 तक जीरो नेट को कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लेंगे और साथ में 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन जो गैर जीवाश्म स्रोतों से होगा, अर्थात पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विभिन्न जो गैर जीवाश्म ईंधन उससे किया जाएगा। यह आम बात नहीं है, यह हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए किसी भी एस्पिरेंट के लिए। इतना बड़ा लक्ष्य है जो विकसित राष्ट्र करने से कतरा रहे हैं, बहुत से विकसित राष्ट्र करने से कतरा रहे हैं। तो भारत बहुत आगे बढ़कर फ्रंट लाइन पर आकर यह लक्ष्य हासिल करने का एक मुश्किल लक्ष्य जो है उसे प्राप्त करने का निर्धारण किया। और भारत इस संदर्भ में दिशा धीरे धीरे, जैसे हम गैर जीवाश्म ईंधनों के जो गीगावाट है उसमें 50 से अधिक, लगभग 70% के आसपास, 67% के आसपास लक्ष्य का निर्धारण अभी ही कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं। तो ये सब चीज़ें अपडेट है और आप लोगों को कितनी बार चर्चा की गई है, तो आप लोग ज़रूर इसे कवर कीजिएगा। और भी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, जो काम की चीज़ें थी उसे मैंने कवर कर लिया। देखिए विभाजन के विविधता स्मरण थे, उसके संदर्भ में कुछ बातें की गई, इस पर कितनी बार चर्चा हुई, तो आप लोग एक बार जरूर इसे देख लीजिएगा, कुछ इच्छुक हो तो। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आज 14 अगस्त को भी कल जो था विभाजन विश्व का स्मृति दिवस जो गत वर्ष से मनाने का प्रारंभ किया, जो विभाजन की जो स्थिति का कड़ा जो अनुभव हम लोग किए उसकी याद में विभाजन विश्व का स्मृति दिवस 14 अगस्त मना रहे थे, जो कल मनाया गया। तो उस पर कुछ राजनीतिक बाजी हुआ, वो अलग मैटर है, वो सब चीज़ों से दूर रहिए। कुछ बातें हैं जो प्रश्न है लाजमी है, अगर उस विभाजन को रोका जा सकता था तो यथासंभव सारे प्रयास किए जाने चाहिए थे। अगर नहीं थे तो वर्तमान अगर पार्टियां भी रहती उस समय तो वो विवक्षा को झेलती। तो दोनों प्रश्न है, एक प्लस पॉजिटिव भी एक नेगेटिव भी है। तो ऐसी नहीं जो पूर्व में घटी है वो नहीं घटनी चाहिए थी, या घटने की संभावना उसको कम नहीं की होगी वर्तमान जो राजनीतिक पार्टियाँ उस समय थी, जो केंद्र में जिनका सत्ता आने वाला था। तो ये सब चीज़ें प्रश्न हमेशा रहेंगे, ज्वलंत भविष्य की चीज़, जो भूतकाल में घटित घटनाओं को वर्तमान में सुधारा नहीं जा सकता, उसमें हम उससे सीख जरूर ले सकते हैं कि आने वाले समय में ऐसी कोई घटनाएं नहीं जहां पर एक विकराल स्मृति हम लोग को देखने को मिले। तो इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। साथ ही साथ देखिए आज घोषणा अभी चल रहा होगा भाषण, मैं यहाँ पर न्यूज़ आप लोग के लिए कवर कर रहा हूँ, भाषण में बाद में देख लूँगा, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप लोग के लिए न्यूज़ सर्व किया जा सके, कि आप लोगों को बहुत सी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड। सबसे पहले आप लोग अगर जॉब ले लेते हैं तो सबसे बड़ा उपलब्धि भारत के लिए होगा, क्योंकि जितना सशक्त भारत लोग होंगे उतना सशक्त इंडिया होगा।
तो आज के न्यूज़ में यह आज के घोषणा में शायद यह हिल इन इंडिया और हिल बाय इंडिया का कर सकते हैं घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो ये चीज़ें देखिए क्या है, यह इम्पोर्टेंट है, आप लोग के एग्ज़ाम में अब रेगुलर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। 9वीं बार, तो पहले तो पीटी फैक्ट के रूप में यह जानिए कि 9वीं बार वर्तमान प्रधानमंत्री उनके द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तो किनके द्वारा किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, पीटी फैक्ट, इसे कवर कीजिएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नयन के लिए 2 कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, जिसमें हिल इन इंडिया और हिल बाय इंडिया, अर्थात भारत से आरोग्य और भारत द्वारा आरोग्य जैसी कई पहलों की शुरुआत 2047 तक सिकल सेल रक्त में लाल कोशिकाओं से जुड़ी बीमारियों को खत्म करने का एक रोड मैप तैयार किया जा सकता है। आज घोषणा की जा सकती है उसके संबंध में बहुत से कार्य होंगे। तो वो प्रश्न आपको अब देखने को पीटी मेंस और इंटरव्यू में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग अपडेट रहिएगा। इसमें जो इस हाल ही में पिछले कुछ दिन पहले भी इस पर हम लोग न्यूज़ कवर किए थे, जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जो मुहिम चल रहा है, उसके संदर्भ में टीका विकसित हुआ था। तो इसके संदर्भ में न्यूज़ आप लोग पीछे भी देखे होंगे, तो उस न्यूज़ को जरूर देख लीजिए। सारे उसके डायग्राम को कवर किया गया, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर से देख लीजिएगा ताकि बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो सके। फिर इन इंडिया पहल में, हिल इंडिया पहल में क्या है उद्देश्य कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाना। बहुत दिनों से यह चर्चा में मेडिकल टूरिज्म रहा है और भारत इस दिशा में निरंतर प्रयास भी रत है कि मेडिकल टूरिज्म एक विकसित और इंटरनेशनल लेवल का मेडिकल टूरिज्म भारत में विकसित हो। हालांकि अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं दी जा रही है मेडिकल टूरिज्म के तहत विभिन्न राज्यों, विभिन्न हॉस्पिटलिटी के तहत, फिर भी कुछ कमियां रह जाइए जिसमें सुधार की व्यवस्था की जा रही है। साथ में 12 राज्यों और 37 अस्पतालों में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बदलाव किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। और 14 चिन्हित में हवाई अड्डों पर दुभाषी और विशेष डेस्क और बहुभाषीय पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय रोगियों के लिए तालीमदारों के लिए सरलीकृत वीजा मानदंड पहल अपनाया जाएगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा स्वास्थ्य क्षेत्र में पहल। तो यह इस वर्ष आप लोग के लिए चर्चा में रहेगा। हम लोग जब इस पर आ जाएगा कुछ बातें हम लोग उस समय करेंगे ताकि चीज़ों को और भी हम लोग देख सके इसमें क्या अपडेट हो रहा है। तो चीज़ें अंडरलाइन की हुई आप लोग इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा जब आप लोगों को यहाँ मिलेगा। देखिए एक न्यूज़ है, यहाँ पर भी अपडेट छूट जो मुक्त कर व्यवस्था समीक्षा करेगा वित्त मंत्रालय, जो हम लोग छूट देता है वित्त मंत्रालय बजट के माध्यम से, उसमें कुछ और भी व्यवस्थाएं समीक्षा करने के लिए जल्द ही बैठक होगी। तो उसमें वित्त मंत्रालय ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, तो उसे आप लोग जरूर देखिए क्या है, जो बजट में भी रहते हैं अमूमन। जैसे व्यक्तिगत आयकरों में 1 फरवरी 2020 में पेश की गई नई व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये सालाना आय वाले को कोई कर नहीं दिया जाएगा, अर्थात 2.5 लाख जिनका सालाना है उसको कोई कर नहीं देना, टैक्स फ्री है। परंतु अप्रत्यक्ष कर के रूप में हम लोग जो खाद्य सामग्रियाँ खरीदते हैं वहाँ पर तो टैक्स देते ही हैं, पर प्रत्यक्ष टैक्स नहीं देना है। ध्यान रखिएगा 2.5 लाख से 5 लाख के बीच वाले को 5% टैक्स लगता है। साथ ही इसी तरह 5 लाख से 7.5 लाख वाले जो आए हो जिनके उसके 10% टैक्स लगता है। और जो 10 लाख से 12 लाख के 12.5 लाख जिनके आए उनको 20% का टैक्स लगता है। उसी तरह 12.5 से 15 लाख रुपए आय वाले को 25% का टैक्स लगता है। तो वर्गीकरण आप लोग टैक्स का देख लीजिएगा, यह प्रश्न पीटी फैक्ट में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को कवर करना है। देखिए जो भारत के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला थे उनका निधन हो गया। हाल ही में इनका एयरलाइंस आकाश एयरलाइंस का एविएशन शुरुआत हुई थी और ये भारत के बहुत बड़े बुल माने जाते थे, अर्थात निवेशक माने जाते थे। जैसे वॉरेन बफेट अमेरिका में माने जाते थे वैसे इनको इंडिया में माना जाता था। उनका निधन हो गया, बहुत ही दुखद घटना है। आज़ादी अमृत महोत्सव से पहले इनका निधन हो गया। और सोच सकते हैं देखिए 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत की थी, वर्तमान में इनकी कितनी 46,000 करोड़ की कुल संपत्ति थी। तो समझ सकते हैं कितना गुना इन्होंने अपनी संपत्ति में अर्जित किया। तो यह इनके संबंध में कुछ बातें की गई है, तो जिसे आप लोग जरूर एक नज़र देख लीजिएगा। ये सब जो विशेष व्यक्ति होते हैं उनसे प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। देखिए जो कवर करने लायक है उसे मैं आप लोग को नोटिफाई कर देता हूँ, जिस पर विशेष चर्चा करने की ज़रूरत है मैं खुद कर देता हूँ, इसलिए आप लोग चिंतित ना होइए। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम लोग और इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ सके।
तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, रिक्वेस्ट है। और 1000 जो सब्सक्राइबर का लक्ष्य अभी हम लोग रखे इस माह में, तो उसे जल्द से जल्द आप लोग पूरा करने में हमारा सहयोग कीजिए। धीरे धीरे हम लोग संख्या बढ़ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं आप लोगों को लाभ मिल रहा होगा, तो हम लोग को भी कॉपरेट आप लोग कीजिए। प्रत्येक अगर स्टूडेंट अगर जो हमें लगातार सुनते हैं वो 10 लोगों को भी हमसे जोड़ते हैं तो बहुत ही बेहतर प्रयास उन लोगों का होगा। तो ज़रूर आप लोग हमें इम्प्रूव करिए, आप ही लोग के हाथ में है। देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ है, वीरता पुरस्कार दिया गया है, तो जिसमें 10,082 पुलिस को वीरता उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के पुलिस को दिया गया है। तो ये पीटी फैक्ट के रूप में आप लोग से पूछ सकता है। साथ में सीबीआई के 30 अधिकारी को पुलिस पदक दिया गया है। भारत तिब्बत 20 विभिन्न सेवाओं पदक सम्मानित किया गया है। तो आप लोग यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट और दिया हुआ, तो उसे कवर करना है। जैसे वीरता के लिए 347 पदक दिया गया, विशिष्ट सेवा के लिए 47 पदक दिया जाएगा और सराहनीय सेवा 648 पदक दिया जाएगा। तो वर्गीकरण सभी को आप लोग की नोट्स कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में आप लोग को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, आप लोग नीचे आ जाइए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बहुत से न्यूज़ आप लोगों को देखिए एक लॉन्च हुआ है 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो हम लोग मना रहे हैं। उसमें फ्रीडम 75 का इत्र एक लॉन्च किया गया है लखनऊ में। तो यह पीटी फैक्ट के रूप में भी पूछ सकता है, फ्रीडम इत्र कहाँ लॉन्च किया गया है, इसके संदर्भ में आप लोग चीज़ें देख लीजिएगा। साथ ही कुछ और भी अपडेट है। श्रीनगर में 1850 मीटर लंबा, आपको बारामूला में फहराया गया 108 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। तो यह आंकड़ा आप लोग याद रखिएगा कहाँ पर क्या हुआ, इससे संबंधित प्रश्न आप लोग एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं, तो इसे कवर करना आप लोगों को। जैसे मानव विकास सूचकांक में हम लोग कहाँ पर हैं, ये सब चीज़ें अपडेट किया गया है। तो इसे आप लोग को एग्ज़ाम में आप लोग को कवर करना। और मेंस में आप लोग को जब भी मानव विकास से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, इन सब आंकड़ों का यूज़ ज़रूर कीजिए ताकि आंसर इम्प्रूव हो। जैसे ब्रिक्स में हम लोग बहुत फिसल गए हैं भारत, जिसमें ब्रिक्स में ब्राज़ील मानव विकास सूचकांक में 84 है, रूस 52 स्थान रखता है, दक्षिण 85, दक्षिण अफ्रीका 95 पर हम लोग 131वां स्थान रखते हैं। बहुत ही खराब दयनीय स्थिति है, जो कुल 189 देशों के संदर्भ में ये आंकड़ा आता है। तो जिसमें हम लोग इस मानव विकास सूचकांक में तुलना किसकी की जाती है, मूलभूत आयामों जैसे जीवन प्रतिष्ठा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय की तुलनात्मक विवरण के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है इस संदर्भ में। तो आप लोग इसे जरूर सभी जगह यूज कीजिए जहाँ भी इसका इसका आवश्यकता महसूस होती है, आप लोगों को यूजेबल लगता है, तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिए ताकि और भी चीज़ें इम्प्रूव हो सके आप लोग का आंसर राइटिंग। देखिए पड़ोसी देशों के साथ भी हमारा तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, जिसमें भूटान सबसे रैंकिंग 129वां रैंकिंग है, जबकि बांग्लादेश 133, नेपाल 142, पाकिस्तान 154। सूचकांक बताता है कि 2019 में भारतीय जीवन प्रतिष्ठा 69.7 साल थी, जबकि औसत बांग्लादेश 72% था और चीज़ें पाकिस्तान 67.3 साल थी। तो जीवन प्रतिष्ठा जब हम लोग देखिए यहाँ पर शुरुआत में ही बताया गया था 40 वर्ष था स्वतंत्रता समय, वर्तमान में 69.7 वर्ष जीवन प्रतिष्ठा है, औसत जीवन जिसे बोला जाता है। तो इसके संदर्भ में चीज़ें जन्म दर देखिए यहाँ पर जन्म दर के संबंध में कुल आंकड़ा दिया गया है, साक्षरता फीसदी का आंकड़ा दिया गया, जीवन प्रतिष्ठा का आंकड़ा दिया गया है, साथ ही साथ शिशु मृत्यु दर के संबंध में आंकड़ा दिया गया है। तो देखिए हम लोग कितने बेहतर, वो पहले 181 थे तो 27 पर आ गए, 5.9 था प्रजनन दर, वर्तमान 2.0 है। तो ये सब चीज़ें आंकड़े पॉजिटिव हैं, कुछ पॉजिटिव बातें की गई, कुछ नेगेटिव भी है, तो ये सब चीज़ मिला जुला चीज़ें रहती है। देखिए आपको एथिक्स और भ्रष्टाचार के संदर्भ में, आपको पॉलिटी के संबंध में, या तो एसए में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, भ्रष्टाचार के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके संदर्भ में कुछ डाटा दिया गया, महत्वपूर्ण है, मेंस इंटरव्यू में सभी जगह यूज़ कर सकते हैं आप लोग। पीटी में इससे तो प्रश्न उभरेंगे ही, पर मेंस इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे जरूर कवर कीजिए ताकि आप लोगों का आंसर और भी बेहतर। जैसे आर्थिकी पर भ्रष्टाचार का वार, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित शोध जो है द इम्पैक्ट ऑफ करप्शन एंड ऑन ग्रोथ इनक्वालिटी, तो इसके संदर्भ में कुछ बातें की गई। भारतीय आर्थिक विकास पर जो है
सीधा और नकारात्मक असर पड़ता है अर्थव्यवस्था के। इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें की गई मेंस के संदर्भ में, तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा। जैसे कुप्रबंधन का प्रभाव होता है इस पर, टैलेंट और संसाधनों का भ्रष्ट करता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, निवेश में मुनाफा कमी होता है, निवेश की उत्पादकता घटता है निवेशक का। साथ ही अकुशलता को बढ़ावा मिलता है, संसाधनों की बर्बादी होती है। और भ्रष्टाचार के नकारात्मक असर सिर्फ देश ही आर्थिक नहीं दिखती बल्कि राजनीतिक और सामाजिक आय पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस की दृष्टि से, इसे जरूर कवर कीजिएगा। साथ ही साथ 62% अधिक भारतीयों को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अध्ययन अनुसार किसी न किसी काम के लिए सरकारी कर्मियों को रिश्वत देते हैं। 62% भारतीय ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप से रिश्वत देते हैं। साथ ही 50% अधिक भारतीय सीधे तौर पर या किसी जानकार के माध्यम से काम कराने के सरकारी बाबुओं को रिश्वत देते हैं। और 85वें स्थान पर हम लोग हैं भ्रष्टाचार सूचकांक में, जिसमें 180 देशों की सूची में हम लोग 85वें स्थान पर। तो ये आंकड़ा सभी आप लोग यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। ये सब चीज़ें अपडेट करते जाना है। कुछ आंकड़ा और भी दिया गया है इसके द्वारा इंटरनेशनल के द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेट के अध्ययन के अनुसार 2002 से 2011 के बीच औसतन लगभग भारत में औसतन $35 अरब का गैर कानूनी वित्तीय लेन देन के चलते नुकसान हुआ। अगर यह लेन देन नहीं होता, इस श्रेणी के सर्वाधिक नुकसान झेलने वाले शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था में भारत भी शामिल रहा, जिसमें चीन, रूस, मैक्सिको, मलेशिया अन्य भी शामिल है। तो भारत भी इसमें शामिल है। तो देखिए सबसे ज़्यादा $35 मिलियन जो गैर कानूनी वित्तीय लेन देन हुआ 2002 से 11 का ये आंकड़ा प्रस्तुत किया। तो ये सब चीज़ें आप लोग देखिए, आप लोग ये अगर धीरे धीरे ये सब की नोट्स के रूप में कलेक्ट करते जाते हैं तो आपके पास एक टाइम के बाद ह्यूज डाटा हो जाएगा, ह्यूज आपके पास सोर्स हो जाएगा, जिससे आप लोग मॉडरेट करते हुए आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं रहिएगा, डॉट्स नहीं रखिएगा कि मेरा नोट्स कंप्लीट नहीं होगा। हर चीज़ के लिए आप लोग एक्टिव रहते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं अभ्यर्थी हैं। तो जो भी सजग होगा, एक्टिव मोड में होगा, अपने आंसर को बेहतर तरीके से इम्प्रूव करके अपने आंसर राइटिंग को लिख सकता है और अच्छे नंबर के साथ वो अपना चयन करवा सकता है। तो आप पर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। हम लोग बस प्रयास कर सकते हैं क्या बेहतर चयन के लिए क्या क्या आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट उसे नोटिफाई करना, उसको इंक्लूड करा देना आपके आंसर राइटिंग के लिए। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ज़रूर है आपको करना चाहिए। साथ ही साथ देखिए एक आसमान में मानव तिरंगा है, तो ये बहुत ही कल मैंने इस पर देखा भी था, इस वीडियो पर बहुत ही बेहतर लगा था। आप लोग भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। भारत की आज़ादी के अवसर पर जो था तो वो कैसे इस पर मनाया गया था। 15,000 फीट की ऊंचाई पर मानव तिरंगा की पहली बार जो कराया गया, जो स्काई डाइविंग फॉर्मेशन बनाया गया। और एरियल डिलीवरी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान द्वारा आगरा पैराशूट ने हवा में अंजाम दिया। तो आगरा का जो एरियल डिलीवरी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान है, उसके द्वारा यह बहुत बेहतर मनोरम दृश्य हम लोग के सामने दिखाया गया, बहुत ही बेहतर था। आप लोग जरूर देखिएगा। ये सब विदेश में बहुत प्रचलित है, भारत में भी ये विकसित डेवलप हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखनी चाहिए, ज़रूरी नहीं हर चीज़ किताब के हिसाब से हो। देखिए इरफान हबीब के द्वारा कुछ बातें की गई। अमृत महोत्सव 75 साल पहले अमृत महोत्सव का माहौल था, जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है। और इरफान हबीब को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में ये कार्यरत है और वर्तमान में वह अपना सुझाव वहाँ पर देते हैं। साथ ही बीपीएससी के या ऑथेंटिक हिस्ट्री के राइटर भी है, और साथ ही साथ ये बहुत ही उम्दा लेखक भी है। तो इनके द्वारा जो चीज़ें बोली जाती है, कही जाती है, तो सब चीज़ों पर एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए गौर से आप एग्ज़ाम में कोटेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर इनके द्वारा दिया गया लेख को एक बार देख लीजिएगा, और जहाँ भी ज़रूरत हो उसे कवर करना है। नेक्स्ट है, देखिए 33 मिनट इतना भी हो गया, मैं एमएसपी तक पहुंचा नहीं हुआ। देखिए भारत के गौरव गाथा जो पहले की गई है वही बातें यहाँ भी की गई है, सारे को अंडरलाइन कर दिया गया है। जो मैं पहले अभी जस्ट 1 पेज से लेकर स्टार्ट किया वही गाथा यहाँ भी है, कुछ स्पेशल नहीं है, पर कुछ अंडरलाइन है जिसे मैंने कर दिया इनके भाषा के संदर्भ में, जो हृदय नारायण दीक्षित उनके संदर्भ में। तो इन सब चीज़ों को आप कवर कर लीजिएगा। अभी इस पर विशेष
चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी इस पर चर्चा कर दी गई है। और भी चीज़ें हैं, सभी अभी आज़ादी वर्ष। तो देखिए यह डाटा जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, की नोट्स में शामिल करना है। 55 गुना बढ़ी 55 गुना बढ़ी 75 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसके संदर्भ में बहुत से डाटा, विदेशी मोर्चे पर विदेशी व्यापार कितना रहा, 2047 तक $40 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का विजन रखा गया है। तो ये सब चीज़ें देखिए, भारत लक्ष्य को निर्धारित किया है, उसे प्राप्त करने में कितनी समानताएं असमानताएं या समस्याओं को हम लोग झेलना है, उस पर हम लोग निरंतर भारतीय भूमि हमेशा समस्याओं का सामना करती है, और उस पर अपना जो विश्व में जो जितने की प्रवृत्ति विकसित करती है, भारत से कोई सीख सकता है। तो इसमें हम लोग लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, वो लक्ष्य हम लोग जरूर प्राप्त करेंगे। और 2030 तक जो बायो इकोनॉमी का $300 अरब का आसपास होगी, जो बायो इकोनॉमी के संदर्भ में हाल ही में मैंने चर्चा भी किया, न्यूज़ कवर किया था। तो उसे देखिए 2030 तक 2050 तक दुनिया दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। देखिए 2050 तक विश्व का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। साथ ही साथ 1.75 लाख करोड़ के रक्षा उत्पाद पहुंचाने का लक्ष्य भारत का है अगले 3 वर्षों में। साथ ही 2025 तक निजी उपभोक्ता बाजार 4 गुना अनुमान लगाएगा भारत, यह भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2026-27 तक 5 लाख करोड़ रुपये के पहुंच जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था। 5 ट्रिलियन का जो चीज़ें अपडेट है, वो सब चीज़ें आप लोगों को समझनी है। और 2028 तक $1 ट्रिलियन निर्यात का अनुमान है भारत के संदर्भ में। साथ ही 2028 तक कई क्षेत्रों में 40% तक वृद्धि होगी। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम में डाटा इम्पैक्ट के रूप में यूज़ करना है। कहीं भी यूज़ हो, डाटा आपको आवश्यकता अनुसार सभी जगह पुट करते जाइए। आज का पेपर केवल डाटा एनालिसिस पर निर्धारित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग को बहुत ही उपयोगी यूज़फुल होगा। तो आज का पेपर आप लोग कोशिश करिए, आज का पेपर आप लोग जो भी हैं स्टूडेंट, अगर इसे अवेलेबल कर सकते हैं अवेलेबल कर लीजिएगा हार्ड कॉपी के रूप में। नहीं तो जितने की फैक्ट है आज मैं इसे आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो इसे ज़रूर आज बैठ के 1-2 दिन के अंदर सारे डाटा को एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, एमएसपी जो मेंस इंटरव्यू के लिए बहुत ही चर्चा का विषय है, इस पर जो बैठक होने वाली है 22 अगस्त को होगी। पहली बैठक जो समिति बैठी है संयुक्त किसान मोर्चा, जो हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, उसके संदर्भ में अपने सदस्यों का नाम नहीं भेजा है, फिर भी बैठक होगी, क्योंकि इसमें 29 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ध्यान रखिएगा कितने सदस्यीय, 29 सदस्यीय। तो इसके संदर्भ में कौन इसका अध्यक्ष रहेंगे? अध्यक्ष इनके एक सेकेंड अध्यक्ष मिल गए, कृषि सचिव जो संजय अग्रवाल है उनके द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब प्रश्न आपको पूछा जाएगा पीटी के संदर्भ में। और बहुत से नीति आयोग है, CAPC जो है वरिष्ठ सदस्य, उनका चयन किया गया। किसान नेता चौधरी कृष्ण सिंह है, जो कृष्णवीर सिंह है, प्रमोद चौधरी, सभी व्यक्ति संबंधित जो क्षेत्र से अपनी विशिष्ट योग्यता रखते हैं उनका चयन किया गया। इस कमेटी में उनकी बैठक होगी। पर चर्चा में हमेशा रहता है एमएसपी, क्यों चर्चा में रहता है यह बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, देख लेंगे क्या इसके फैक्ट है जैसे। और इसे मैं कोशिश करूंगा 5 से 7 मिनट समाप्त करने का। जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? वह दर है जिस पर सरकार किसानों को फसल खरीदती है। ध्यान रखिएगा, वह दर है जिस पर किसान से फसल खरीदती है, ठीक है। वह किसानों के उत्पादन लागत को कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है, जो कि किसान, मान लीजिए 100 रुपया लगा है किसान को, उत्पादन लागत में इसका 1.5 गुना जरूर होगा, उससे नीचे नहीं होगा। ध्यान रखिएगा 1.5 गुना कम से कम होती है, यह बैलेंस मेंटेन किया जाता है। साथ ही साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इसलिए इसके माध्यम से किसानों का समर्थन करती है। तो इसी के कारण इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह इसलिए कि आपका बाजार देखिए, किसान बाजार मंडी में, ओपन बाजार मंडी में किसान बेच सकता है किसी भी मूल्य पर। सरकार ये गारंटी देती है कि आपको इस मूल्य पर, मान लीजिए 1500 रुपया चावल निर्धारित किया गया, मैं इस मूल्य पर जरूर खरीदूंगा। अब बाजार मूल्य अब 1800 हो तो बाजार मूल्य पर बेच सकती है, क्या कहते हैं, किसान बेच सकता है। पर मान लीजिए कभी 1300 रुपया रहा बाजार मूल्य, तो सरकार आके 1300 रहने के बावजूद भी सरकार 1500 रुपया में ही खरीदेगी, निर्धारित 200 रुपये घाटे के साथ सरकार खरीदती है।
क्योंकि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित पहले हो जाता है पर बाजार मूल्य बाद में निर्धारित होता है। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें, तो इस प्रकार से बैक डाउन नहीं ले सकती है सरकार, इसे न्यूनतम समर्थन की गारंटी देता है फसल के न्यूनतम मूल्य का भी। ध्यान रखिएगा एमएसपी के तहत फसलें क्या हैं। एमएसपी के तहत फसलें मुख्य भारत में एमएसपी की अवधारणा सर्वप्रथम लक्ष्मीकांत झा समिति के सिफारिश पर वर्ष 1965 में लागू किया गया। ध्यान रखिएगा कब, 1965 में। किस कमेटी के आधार पर, लक्ष्मीकांत झा समिति। यह प्रश्न पीटी में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। यह यूपीएससी हो, पीसीएस हो या वनडे एग्जाम, को भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट का, वहाँ पर यह डेट पूछा गया है, समिति पूछा गया है। साथ ही साथ कृषि लागत मूल्य आयोग जो CACP जो है वो 22 अधिकृत फसलों अर्थात मैंडेटेड क्रॉप जो होता है जिसकी मांग सर्वाधिक रहती है, उस 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। साथ ही साथ क्या करता है, गन्ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश करता है। ध्यान रखिएगा गन्ना के लिए न्यूनतम कृषि मूल्य निर्धारित नहीं होता, उसके लिए उचित लाभकारी मूल्य FRP की सिफारिश करता है आयोग सॉरी। और यह कौन करता है, कृषि लागत मूल्य आयोग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय, उसी के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है। अधिकृत फसलों में 14 खरीफ फसलें होती है, 6 रबी फसलें और 2 वाणिज्यिक फसलें। याद रखिएगा 2 वाणिज्यिक फसलें, 6 रबी फसलें जो आपको ठंडी के दिन में, और खरीफ फसलें 14। तो ध्यान रखिएगा कुल 22 फसलों में। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा लाही और नारियल जो कस्टर्ड जो नारियल होता है कोकोनट, उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य भी अलग से निर्धारण किए जाए। क्रमशः सरसों और सूखे नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्यों का एमएसपी के आधार पर ही किया जाता है। अर्थात कुल जो होगा, कुल कभी पूछ देगा तो 24 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण किया जाता है। भारत अमूमन 22 फसलों पर निर्धारण होता है, कभी 23 फसलों को भी कर सकता है, पर अधिकतम 24 फसलों का निर्धारण करता है। तो ध्यान रखिएगा 2 अतिरिक्त फसल भी ऐड होता है समय समय पर, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं होना 22-24 में, ठीक, आप लोग चीज़ों को समझ लीजिएगा। साथ ही साथ एमएसपी की सिफारिश के संबंधित कारक क्या है, कारक किस आधार पर आपको एमएसपी के मूल्य निर्धारण होते हैं। इसके लिए किसी भी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य समर्थन जो मूल्य होगा, एमएसपी जो होगा, सिफारिश करते समय कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा कृषि लागत समेत विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल अपने मन से यह आयोग निर्धारण कर देगा, उसके लिए कृषि में कितने लागत किए गए हैं, उसके विभिन्न आयाम, उसके विभिन्न खर्च को भी जोड़ा जाता है, उस पर हम लोग अभी जस्ट चर्चा करेंगे। यह फसल के लिए आपूर्ति एवं मांग की स्थिति बाजार मूल्य में प्रवृत्तियों घरेलू और वैश्विक दोनों स्तर पर देखता है। साथ ही साथ उपभोक्ताओं के लिए निर्भरताएं मुद्रास्फीति भी देखती है। पर्यावरण, मिट्टी, पानी का उपयोग जो होगा, साथ ही साथ कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में बीच व्यापार के शर्तों के जैसे कारकों पर विचार करता है। ये समग्र अध्ययन करके इसका निर्धारण होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमएसपी निर्धारण की प्रक्रिया है। तो यह कैसे होती है यह देखना है। उत्पादन लागत का निर्धारण कैसे करेगी, मान लीजिए 1500 रुपया धान का मूल्य निर्धारण किया गया, तो कैसे निर्धारण होगा, इसके लिए एक मेथड है, विधि है, उसको जो कृषि लागत मूल्य आयोग है वो उसका अनुसरण करती है। जैसे के द्वारा क्या किया जाता है, CACP के द्वारा क्या किया जाता है, राज्य और अखिल भारतीय दोनों स्तरों पर प्रत्येक फसल के 3 प्रकार के उत्पादन लागतों का अनुमान लगाया जाता है, जिसमें पहला क्या है, A2 विधि। A2 विधि क्या होता है, इसके तहत किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, पट्टे में ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि किए गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ से पीटी में पूछा गया यूपीएससी में, ध्यान रखिएगा A2 विधि के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में A2 विधि के तहत किसे शामिल किया जाता है, तो प्रत्यक्ष व्यय जो रहेगा किसान का उसे शामिल किया जाता है। नेक्स्ट विधि A2+FL विधि। इसके तहत A2 के साथ जो विधि खर्च किया गया उसके तहत अवैतनिक पारिश्रमिक श्रम एक अधोरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। जो अवैतनिक पारिश्रमिक श्रम है, जिसे वेतन के रूप में शामिल या मूल्य के रूप में शामिल नहीं किया जाता, उसको A2FL विधि के तहत शामिल किया जाता है। अर्थात फिर नेक्स्ट है C2 विधि। इसके तहत किया जाता है एक से अधिक व्यापक लागत है, क्योंकि इसमें A2FL
कि किसान स्वामित्व वाली भूमि के अचल संपत्ति किराए के बजाय ब्याज को भी शामिल किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, ब्याज किस विधि में शामिल किया गया है। ब्याज जो होता है, ब्याज का जो ब्याज किसान ब्याज भी लेते हैं, तो उस ब्याज को किस विधि में शामिल किया था न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत। तो C2 विधि। एक चीज़ यहाँ से याद है, जैसे हम लोग मुद्रा का निर्धारण करते हैं, मुद्रा कहाँ पर ज़्यादा M0 में होता है, M1 में होता है, M2 सब M3। तो जिस तरह मुद्रा का हम लोग निर्धारण करते हैं वैसे ही कृषि का भी निर्धारण किया जाता है, विभिन्न आयामों को जोड़ा जाता है यहाँ पर। तो इस सब चीज़ों को आप लोग समझना है, एक प्रक्रिया है, एक विधि है, उसके तहत इसे यूज किया जाता है। नोट आप लोग याद रखना है, यहाँ क्या नोट याद रखना है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा A2FL और C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही पर विचार किया जाता है, A2 पर किया जाता है, तीनों पर आपको विचार करेगा। साथ ही साथ कृषि लागत एवं मूल्य आयोग A2 और FL2 लागत की गणना प्रतिफल के लिए की जाती है, अर्थात जो गुणक होगा उसके आधार पर, अर्थात इसका आउटपुट क्या निकलेगा उसके आधार पर करती है। जबकि C2 लागत का उपयोग CACP द्वारा मुख्य रूप से बेंचमार्क, ध्यान रखिएगा, बेंचमार्क के लागत के रूप में किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ से UPSC पूछा है, ध्यान रखिएगा। CACP द्वारा मुख्य रूप से बेंचमार्क लागत का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, तो C2 के आधार पर, लागत मूल्य के आधार पर करता है। साथ ही यह देखने के लिए कि क्या उनके द्वारा अनुसूचित MSP कम से कम प्रमुख उत्पादक राज्यों को इन लागतों में कवर किया जा सके। जितने भी प्रमुख उत्पादक राज्य है इसको C2 के तहत लागू किए अंतर्गत शामिल किया जा सके, इसलिए इसका निर्धारण करती है और देखती भी CACP द्वारा, जो कृषि मूल्य निर्धारण संस्था है उसके द्वारा। केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति जो है, जो जिसे CCEA कहा जाता है, उसके द्वारा MSP के स्तर पर और CACP द्वारा की गई अन्य सिफारिशों का अंतिम निर्णय लेती है। तो कौन लेती है MSP का निर्णय? अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति CACEA द्वारा लिया जाता है, CCEA द्वारा। तो MSP का निर्धारण अंतिम रूप से कौन करता है, यह भी प्रश्न PT में पूछा गया है और ऑप्शन बना के भी UPSC पूछी है इसे। इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप ट्रिपल स्टार की श्रेणी में रखिएगा, क्योंकि ये बार बार प्रत्येक वर्ष चर्चा में आती है, क्योंकि इसका निर्धारण बार बार किया जाता है। तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको हर वर्ष इससे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभ क्या है। तो इसके लिए लाभ के लिए ध्यान रखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की कृषि की नई तकनीक को लोकप्रिय बनाने में मदद करती है। कृषि की नई तकनीक अधिक उत्पादन से जुड़ी होती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। MSP एक सामाजिक न्याय का कदम भी है के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम निर्धन किसानों को सहायता मिलती है। साथ ही MSP में भारत विशाल जनसंख्या खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रमुख भूमिका अदा करती है। इसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि MSP के माध्यम से भारत खाद्यान्न उत्पादन की जो आत्मपूर्णता, सेल्फ जो सफिशिएंसी है उसके प्राप्त करती है, इसीलिए आप लोग जरूरी है MSP। और MSP के संबंधित कृषि फसलों कीमतों का स्तरीकरण आता है, इसलिए भी बहुत यानी अर्थात एक मानक तय होता है, इसलिए यह MSP जरूरी होता है, क्योंकि लोकल बाज़ार में भी उससे कम भाव नहीं होता। अमूमन कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है कि भाव कम हो जाता है, पर अमूमन यही रहता है कि जो MSP का दर होता है वो कायम रहती है। तो एक स्तरीकरण को निर्धारित करता है। और साथ ही साथ में देखिए राष्ट्रीय किसान आयोग का चर्चा हमेशा मिलता है, उससे भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो भारत में MSP की सरकारी नीति के बदलाव लाने हेतु कई समितियों आयोगों का गठन किया गया है। उसी के संदर्भ में राष्ट्रीय किसान, इसी संदर्भ में क्या है, भारत सरकार ने MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में एक राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था, जिसमें क्या उन्होंने राय दिया था, जिसमें राष्ट्रीय किसान आयोग के अनुसार MSP का निर्धारण C2 की तुलना में 50% से अधिक होनी चाहिए। देखिए C2 की चर्चा यहाँ हुआ, यही UPSC पूछा था प्रश्न। तो 50% से अधिक होना चाहिए। C2 हमेशा आपको विधि जो है वो आप लोग चर्चा बनाए, जो अंतिम पायदान का विधि है तो आप लोग चर्चा बनाएगा, इस पर 50% अधिक होना है, इसकी अनुशंसा की गई थी। वर्तमान में कई संगठन इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुशंसा थी। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2013 में MSP के बारे में सुझाव देने के लिए भारत सरकार जो है रमेश चंद्र समिति का गठन करता है, जिसके सुझाव बहुत से सुझावों को माना गया, बहुत से सुझावों को नहीं भी माना गया था। तो रमेश चंद्र समिति चुनाव वर्ष 2013 में की गई थी। गत वर्ष जो 2020 था, 21 के पूर्व जो कोरोना काल था, उस दौरान
आपको देखिए 3 कृषि कानून आते हैं से संबंधित, तो आप लोग जो वापस लिया गया तो उसमें कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मौजूदा कृषि उपज विपणन समितियां जो थी उसके मंडियों के बाहर कृषि उपज व्यापार करने की अनुमति थी, जिसे समाप्त कर दिया गया। पुनः सरकार इसे वापस ले लेती है इस अधिनियम को, तो ध्यान रखिएगा, या आप लोग चर्चा में रहना चाहिए। अगर प्रश्न पूछता है तो जरूर इसका आंसर देने की स्थिति में हो, तो ध्यान रखिएगा, ये सब आप लोगों को कवर करना है। मूल आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2020, जिसके तहत अनुबंध खेती के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करना था। बहुत से जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया जाता है, तो उसे एक फ्रेमवर्क के तहत लागू करने की सिफारिश की गई थी। साथ ही साथ आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, इसका उद्देश्य वस्तुओं की सूची में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू, लहसुन ऐसी को आलू जैसे जैसी वस्तुओं को हटाना था, जो खाद्य जो आवश्यक सामग्री की लिस्ट में है, तो उसे देखिए इसके संदर्भ में चीज संशोधन भी किए गए, वापस भी लिए गए, सारे अपडेट को कवर कर दिया गया। हमारा कोशिश है कि आपका इससे संबंधित जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा और की नोट्स आप लोग बेहतर तरीके से बना सके। जो भी इस न्यूज़ को नहीं देखते हैं उसके वनिस्पत जो स्टूडेंट हैं आप उससे बेहतर स्थिति में होंगे, तो याद रखिएगा। तो इन सब चीज़ों को आप लोग कवर करते जाना है। नीचे हम लोग देखिएगा, नीचे कुछ न्यूज़ है, उससे आप लोग खेल के न्यूज़ में कुछ अपडेट हुआ है। भारत सर्वशक्तिशाली बनता जा रहा है। इसके संदर्भ में हाल ही में हम लोग कॉमनवेल्थ गेम से 61 पदक जीत के आए और भी चीज़ें बताई गई, तो इसे ज़रूर न्यूज़ कवर कीजिएगा। आज की न्यूज़ में इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप लोग जो भी की नोट्स आज दिया गया है उसे ज़रूर आप लोग कवर कीजिएगा, की नोट्स बनाइएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज का न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे लास्ट तक एंड तक जरूर देख के इसे कंप्लीट कीजिएगा। और कल हम फिर नए न्यूज़ के साथ आते हैं, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए आज का अमृत महोत्सव। धन्यवाद, जय हिंद।